हेलो गाइस, आज जिस टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं फटाफट से पहले उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में सीपीसी के बारे में, यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको हिंदी में सिविल प्रक्रिया संहिता के नाम से लोग जानते हैं। और इसमें बहुत ही रोचक तथ्य मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, हम जानेंगे आज कलेक्टर और डीएम, ये दो शब्द हैं और ये दो शब्द के अर्थ क्या है, मायने क्या है, और इस दोनों शब्द को जब आप कलेक्टर के लिए या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, डीएम के लिए यूज़ करते हैं तो उसके क्या मायने निकलते हैं। बहुत ही रोचक तथ्य मैं फैक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूँ। उसके बाद बात करेंगे हमारे देश के कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जिसे हर इंसान को आज चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की उन्नति में एक बाधा सी होगी। जब हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तभी उसका समाधान निकलता है। मुझे उम्मीद है कि हम और आपको मिलकर हर उस देश की मूलभूत समस्याओं के बारे में थोड़ा समय निकालकर चर्चा तो जरूर करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे हेल्थ की, उस हेल्थ की जो हमारे जीवन की सफलता की एक अहम कड़ी साबित होती है। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं एक ऐसी जानकारी जो हर किसी के लिए आज उपयोगी साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप श्राफ और मैं एक प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ और अपने काम के समय निकाल कर मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंस वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अब जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो काफ़ी आपको अच्छा लगने वाला है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सीपीसी के बारे में, सिविल प्रक्रिया संहिता, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जब हम सीपीसी की बात करते हैं तो एक बात की हमको बेहतर ढंग से नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर सीपीसी का उपयोग क्या है। जस्टिस, न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था है हमारे देश में, उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाला है सीपीसी। जब कोई तरह का वाद विवाद होता है तो हमारे न्यायालय में जस्टिस के लिए हम जाते हैं, लेकिन उसको मूलतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग को दीवानी मामले कहा जाता है, जिसके तहत आप जाके किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं। और दूसरा भाग होता है इसमें फौजदारी मामले, जिसके तहत आप जाके फौजदारी के मुकदमे दायर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है, दीवानी और फौजदारी आखिर होता क्या है। तो आज हम उसको बहुत ही स्पष्टता के साथ समझेंगे। दीवानी मामले यानी कि जो भी सिविल मैटर्स हैं, जो पैसे के लेन देन से संबंधित मैटर है, ज़मीन संबंधी मैटर है, या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स है, या फिर किसी तरह का जिसमें मार धाड़ की कोई बात नहीं कही गई है, वो सारी मामले दीवानी मामले यानी कि सिविल केसेस के अंतर्गत आते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप सिविल केस कहते हैं, सिविल मैटर्स कहते हैं, और वो दीवानी मामला होता है। लेकिन अगर कोई मारपीट का केस हो गया, मर्डर का केस हो गया, रेप का केस हो गया, या फिर किसी तरह का ह्यूमन बॉडी से क्षति का मामला हो, डकैती का मामला हो, चोरी का मामला हो, रॉबरी का मामला हो, फिर यह देश हित से जुड़ी हुई क्राइम हो, ये जितने भी क्रिमिनल टाइप के जो केसेस आते हैं उनको क्रिमिनल केसेस कहा जाता है, जिसको फौजदारी का मुकदमा कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए हो। तो जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, फौजदारी के मामले होते हैं, उसको जस्टिस के लिए बहुत सारे न्याय प्रणाली बनाई गई है। जो पहले इफेक्ट में था उसमें सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी को यूज़ किया जाता था, लेकिन अब उसको बदल के नए कानून बनाए गए हैं 2023 में, जिसमें वीएनएसएस और उसके बाद साक्ष्य संहिता करके बदलाव किए गए। लेकिन जो दीवानी मामले थे उसको यथावत रखा गया है और वो फॉलो किया जाता है आपके सीपीसी के अकॉर्डिंग। और वो पुस्तक मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा, वो पुस्तक है ये सिविल प्रक्रिया संहिता, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर।
दोस्तों ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें जमीन से संबंधित कोई डिस्प्यूट्स हो या फिर लेन देन से संबंधित हो या फिर किसी भी तरह का आपको समस्या हो, तो जब आप कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, तो आपके एडवोकेट जो होते हैं वो इसी बुक्स के जो रूल रेगुलेशन, जो सेक्शंस बनाए गए हैं उसको फॉलो करते हैं। और इस बुक्स में क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें टोटल जो है 11 पार्ट में इसमें डिवाइड किया गया है और उसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें बताया गया है 158, जिसको हिंदी में 158 आप कह सकते हैं धाराएं हैं। और उसके बाद इसमें शेड्यूल्ड बनाए गए हैं। शेड्यूल्ड इसमें 5 थे, जिसमें से 4 को हटा दिया गया है, रिपेल कर दिया गया है और एक शेड्यूल अब बचा हुआ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर्स होते हैं, इसमें ऑर्डर्स और रूल्स को फॉलो करना होता है सेक्शन के अलावे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर की जो संख्या है वो है 51। 51 इसमें आपको सेक्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, आप जैसे ही बुक्स खोलेंगे वैसे ही आपको सबसे पहले आपको देखने के मिलेंगे इसके पार्ट्स। इसमें पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और प्रत्येक पार्ट में आपको धाराएं मिल जाएंगी और वो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस यहाँ पर 158 आपको दिख जाएंगे। बहुत आसान से आप इस चीज बुक को समझ सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर फर्स्ट मिलेगा, उसके बाद 1-2 करके इसमें टोटल ऑर्डर्स और ऑर्डर्स के अंदर जितने नंबर वाइज पॉइंट इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं उसको कहा जाता है रूल। तो ऑर्डर और रूल और सेक्शंस ये मदद करती है आपके एडवोकेट को आपका पक्ष रखने के लिए, नियमतः आपको आपका हक दिलाने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ जो सेक्शंस हैं इसमें बताए गए हैं जो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स है उसकी संख्या है 51, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे 51 है, इसका जो भी है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। और उसके बाद आपको इसमें बताया जाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता आखिर है क्या। सेक्शन 1 में बताया गया है कि आखिर है क्या सिविल प्रक्रिया संहिता और कब इसको लाया गया। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम सबके पास होना चाहिए और धीरे धीरे समझेंगे, आसानी से समझेंगे, जो हमारी माइंड के मेमोरी में ऐसे फिट हो जाए कि हम कभी उसको भूल नहीं पाए। तो शुरू करते हैं और समझते हैं इसके धारा के बारे में। इसमें जो बताया गया है कि ये संक्षिप्त नाम और प्रारंभ एवं विस्तार, ये जो सीपीसी है सिविल प्रक्रिया संहिता, इसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कहा जाता है। ये इन्फोर्समेंट में कब आया, ये लागू कब हुआ, तो इसमें बताया गया है यह सन 1909 की जनवरी के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा, यानी कि 1 जनवरी 1909 में यह लागू हो गया और पूरे देश में लागू हो गया। 4 पॉइंट बताया गया। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि ये प्रक्रिया क्या है, इसका नाम क्या है, ये कब लागू हुआ, दूसरे पॉइंट में बताया गया है। और तीसरे में इसका विस्तार बताया गया है। और तीसरे के क में जो बताया गया है उसमें डॉट डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। ख में बताया गया है कि नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र में इसको लागू नहीं किया जाएगा। और उसके बाद स्पष्टीकरण में ये बताया गया है कि ये जनजाति क्षेत्र कौन होंगे। तो जनजाति क्षेत्र वे राज्य अभिप्रेरित है जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची में दर्शाए गए हैं। वो है नागालैंड और उसके ट्राइबल एरियाज, जनजाति क्षेत्र के अलावा इसमें चौथा पॉइंट इसमें बताया गया है कि अवन द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापत्तनम अभिकरणों और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में इस संहिता को लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव यथास्थिति ऐसे द्वीप समूह अभिकरणों या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र में इस संहिता के लागू होने के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी नियम या विनिमय के लागू होने पर नहीं पड़ेगा। किताबी भाषा तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन क्या समझ में आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना क्या है। यह चौथा पॉइंट इसमें बताया जा रहा है कि ये जो जितने भी नाम बताए गए हैं, आंध्र प्रदेश, द्वीप समूह और गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, जो भी इसमें बताया गया है वहाँ भी ये चीज़ लागू होंगे, लेकिन उस एरिया में पहले से इससे संबंधित कोई कानून होंगे तो पहले वो लागू होगा। उसके बाद जो है अगर वहाँ पर वैसा कोई व्यवस्था नहीं है कानून, उसके बाद ये सीपीसी वहाँ एक्टिव मिलेगा। तो आज मैंने आपको सीपीसी के बारे में बताया,
उसके पार्ट्स के बारे में बताया, उसके सेक्शन के बारे में बताया, ऑर्डर के बारे में बताया, ऑर्डर के अंदर जो एक दो करके जो पॉइंट बनाए गए हैं उसे रूल कहते हैं, उसके बारे में बताया मैंने। उसके बाद पहला सेक्शन का विस्तार पूर्वक बताया कि सिविल प्रक्रिया संहिता का नामकरण के बारे में बताया गया है, उसके विस्तार के बारे में बताया गया है और उसके इफेक्ट में कब आया उसके बारे में चर्चा किया है हमने। उसके बाद जो इसमें मेंशन किए गए हैं पार्ट 4 में, जो द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश से पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, अभयारण्य, लक्षद्वीप, ये सब में जो भी सीपीसी कैसे लागू होगा, पहले वहाँ जो निजी जो कानून बनाए गए हैं वो इफेक्ट करेगा। बाद में अगर किसी तरह का समस्या आता है, अगर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है, तब जाके ये सीपीसी वहाँ इफेक्ट में आएगा। ये सारी जानकारियाँ सेक्शन 1 में दी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसके अलावा हमने नागालैंड जनजाति क्षेत्र के बारे में अच्छे से समझा और नागालैंड के जो ट्रेवल्स एरिया है उसको कहाँ मेंशन किया गया है, इसमें स्पष्टीकरण में बता दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। सेक्शन 1 में बस इतना ही हमको समझना है और इसके सेक्शन 2 के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 2 यानी कि कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक ज़िले में एक कलेक्टर होता है जिसको सम्हारता कहा जाता है हिंदी में, और कभी कभी आपने उसको कलेक्टर भी कहते हैं लोग और बहुत सारे लोग डीएम भी कहते हैं। आखिर एक ही पद है लेकिन दो नाम है, तो इसके कुछ मायने हैं क्या, आज इसी को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कलेक्टर शब्द के बारे में, कलेक्टर, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में। कलेक्टर से एक शब्द निकल के आता है कलेक्ट। कलेक्ट का अर्थ होता है प्राप्त करना, कोई चीज कलेक्ट करना, उसको अपने पास एकत्रित करना। और पूरे जो स्टेट होती है या फिर हमारा देश है, सरकार हमसे रेवेन्यू कलेक्ट करती है और हर डिस्ट्रिक्ट में उस रेवेन्यू का जो कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एचओडी यानी कि जो प्रशासनिक विभाग के जो हेड होते हैं उनको सारा कार्य व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर देखना होता है। तो वही कलेक्ट शब्द से एक कलेक्टर बना हुआ है जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखती है, साथ साथ हमारे सरकार की जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कलेक्टर देखती है। तो ये जो कलेक्टर का जो काम होता है, जब सम्हारता के पद पर होते हैं तो उनको कलेक्टर कहा जाता है। जब भी प्रशासनिक व्यवस्था या फिर रेवेन्यू से संबंधित जो भी कार्य प्रणाली है उनको जब वो देखते हैं तो उनको सम्हारता यानी कलेक्टर कहा जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि कलेक्टर अपने स्तर पर भी अदालत लगाती है और जब वो न्यायालय में बैठते हैं जस्टिस करने के लिए तो वहाँ पर उनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब सम्हारता यानी कि कलेक्टर का न्यायालय चलेगा तो उस समय वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट होगा यानी कि डीएम, और उस समय वो न्याय प्रणाली को जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उस बाद को अपने न्यायालय में उसका निराकरण करेंगे। तो जब वो न्यायालय के पद पर प्रस्थापित होंगे तो वो डीएम कहे जाएंगे यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहे जाएंगे। जब वो प्रशासनिक बात व्यवस्था को देखेंगे, वहाँ की जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और जब वो प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे होंगे तो वो सम्हारता कहे जाएंगे यानी कि कलेक्टर कहे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो कलेक्टर और सम्हारता के बीच के डिफरेंस को कलेक्टर और डीएम के जो बीच के डिफरेंस को आसानी से समझ लिया होगा। पोस्ट एक ही है, इंसान भी एक ही अपॉइंट होगा उस पद पर, लेकिन दो अलग अलग नाम है, दोनों एक ही पोस्ट के व्यक्ति के लिए है, लेकिन दोनों की कार्य प्रणाली अलग अलग है। और जब हम जिस काम के लिए वो अपॉइंट होते हैं तो उस समय उस चीज़ को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कभी कलेक्टर बोल देते हैं, कभी डीएम बोल देते हैं और कभी सम्हारता महोदय बोल देते हैं और कभी जिला अधिकारी बोल देते हैं, क्योंकि वो पूरे जिले का एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर इससे संबंधित और भी कोई डाउट्स रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे नेशन के बारे में। हमारा देश एक ऐसा गौरवशाली देश है
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी सनातन धर्म की जो परंपरा है उसको आप बहुत गहराई से भी समझने का कोशिश करेंगे ना तो इतनी जानकारी मिलेगी जिसको आप संभाल नहीं है। आज उसी देश के बारे में बात करेंगे। आज ज़रूरी है इस मुद्दे पर बात करना, क्योंकि ये बात सिर्फ हमारे देश की नहीं, ये बात हमारी है, क्योंकि हम सब मिल के और एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जब हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो ये फिर देश किसी अलग डायरेक्शन में चला जाएगा और ये हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज का मुद्दा ये है, आज़ादी के बाद से आज तक एक ऐसी कुरीति ने जन्म लिया है जिससे आप और हम भली भांति परिचित हैं, और इस कुरीति का हर एक इंसान हिस्सा है, चाहे वो चाहे या फिर नहीं चाहे। लेकिन हमारी सरकार इतनी शक्तिशाली है, लेकिन उनका इस पर कोई कदम क्यों नहीं, आज तक ठोस कदम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसका मुझे बहुत ही संशय है। और वो फैक्ट है हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार का जो तंत्र है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी सरकार कहती है कि ना मैं किसी का खाऊंगा और ना खाने दूंगा, तो हम लोगों को बहुत गर्व होता है कि चलिए कोई तो ईमानदारी की बात करने वाला आज हमारे देश में है, जो हमारे देश के शीर्ष पर बैठा हुआ है। लेकिन वही शब्द जब अपने पर लागू करने जाते हैं और कोई प्रशासनिक, आप ही का सरकार, आप ही का तंत्र जब आपको मजबूर करता है पैसा खिलाने के लिए, तो उस समय सारी ईमानदारी, सारी नीति, सारी बातें मानो जैसे लगती है कि कहीं धड़ी की धड़ी रह जाती है। आखिर सरकार को इतने सारे नियम, इतने बदलाव किए जा रहे हैं जिससे हर लोग भली भांति परिचित है, लेकिन सरकार, मेरा मानना है कि सरकार ऐसा क्यों कानून नहीं बनाती है कि अगर कोई सरकारी तंत्र करप्शन करता है, इंसानियत और नागरिक का अधिकारों का हनन करता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई हो, उसकी नौकरी जाए। यहाँ तो आदमी बेखौफ है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ दिन के लिए सस्पेंड होगा, वेतन बढ़ेगा, फिर पैसा का कमाल है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लोग थक जाएंगे, जस्टिस हमारे पक्ष में आएगा, चाहे वो मैं कितना भी गलत क्यों ना हूँ। और न्याय प्रणाली वैसे ही इतनी लॉन्ग टर्म जस्टिस का प्रोसेस है हमारे देश में कि आदमी ऐसा ही परेशान हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमें और आपको इस पर बैठकर बात करने की ज़रूरत है कि करप्शन ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार जो सरकारी तंत्र व्यवस्था है उस पर कठोर कानून क्यों नहीं लाती है। हमारे लिए अगर टैक्स शेड्यूल्स बदले जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, कड़े कानून बनाए जाते हैं तो हम सबको स्वीकार होता है, तो उस सरकारी तंत्र को सुधारने के लिए हमारी सरकार कदम क्यों नहीं उठाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा का मुद्दा होना चाहिए हमारे देश में करप्शन खत्म करने के लिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस ज्वलंत मुद्दा को आप अपने दोस्तों, अपने सामाजिक स्तर पर या फिर अपने देश के ऐसे प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए जो देश में करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक अहम भूमिका निभा सके। तो ये था देश हित की एक टॉपिक जो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। अब बात करेंगे हेल्थ के बारे में। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी होता है हमारे सफलता के लिए। अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा, आप अच्छा सोचेंगे, और जब अच्छा सोचने के लिए इंसान का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और जब अच्छा सोचेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा और आपको आपकी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें अहम भूमिका निभाता है आपका डाइट। जो आप अच्छा भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, अच्छा जो भोजन है वो अच्छा हेल्थ देता है। और उसके बाद आपका दिनचर्या, अच्छा डाइट, अच्छा डेली रूटीन और सुबह उठने की आदत इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
जब आप सुबह उठते हो तो आपके पास 3-4 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं अपनी डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए। कभी आप उठ के, अगर आपकी रूटीन है कि आप देर से सोते हैं और सवेरे देर से उठते हैं, यानी कि 8-9 बजे के करीब में आपका रूटीन है उठने का, तो आप अगर 3-4 बजे सुबह जब उठोगे तो आपको एहसास होगा कि आज तो मेरे पास बहुत सारा समय है, और उसमें से कुछ समय अगर आप अपने फिटनेस पर देंगे तो आपका हेल्थ दिन प्रतिदिन और भी बेटर होगा और इसका असर आपके काम पर नज़र आने लगेगा। और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप इसके 1 सप्ताह फॉलो करके देखेंगे तो आपको खुद ब खुद इस बात का एहसास होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सफलता के लिए अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे, अपने डेली रूटीन को मेंटेन करेंगे, सुबह में उठने का प्रयास करेंगे, जल्दी सोने का प्रयास करेंगे, मोबाइल और ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उससे ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करेंगे। ये आपके हेल्थ में बहुत ही इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। तो ये बात थी हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारियाँ जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये आपको आपके बेहतर जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो आपको आपकी सफलता आपके हिसाब से लेने में आपको मदद करेगी। बाद बाकी मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहूँगा, और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ औरों तक शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।